ये भाजपा का जो नेता है और इंडिया का जो नया गठबंधन है उस पर तरह तरह से विरोध जता है। तो इंडिया नाम लाने का प्रतीक है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। इस पर अलग अलग तरह से हर जगह विरोध जताना, इस पर क्या समझते हैं, कैसे बताना चाहिए? देखिए, इंडिया गठबंधन, इंडिया नाम से प्रॉब्लम नहीं है। आपने जैसे कि देखा होगा कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए घटक दल आगे बढ़ा, तो भाषा की मर्यादा वो भूल गए। किसी भी दल को नाम लेके दृश्य रूप से वो गालियाँ बकते हैं। अब चूंकि नाम घटक दल का विरोधी का इंडिया गठबंधन है, तो उसमें तो वो गाली बकेंगे तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा। और ये मुंह के फूहड़ लोग हैं। बीजेपी में आपको नहीं लगता है कि मतलब कोई भी नेता ऐसा है जो संस्कार में और 2 मिनट तक बिना गंदी बातों का इस्तेमाल किए हुए बात कर सकता है? तो सबसे पहला डर यहाँ ये खा रहा है कि अब इंडिया है तो उसके नाम से हम क्या करेंगे। दूसरी बात, अगर इंडिया विदेशी नाम है तो भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए। मोदी जी को भी प्रधानमंत्री हुए 9 साल हो गए। इस बीच में मोदी जी ने दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम बदला, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का इधर उधर किया। तो इंडिया का नाम मुगल सराय का जो है दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि मुगल सराय जो थे वो अंग्रेजों से लड़े, इसलिए उस जंक्शन का नाम मुगल सराय पड़ा। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या किया? समाज के लिए ऐसी कोई भी प्रेरणादायक चीज़ नहीं की जिससे कि उनका नाम वहाँ रखा जाए। बाबा साहब के नाम से भी रखाया जा सकता था, ज्योतिबाई फूले के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री जो उसी मुगल सराय से है, जिन्होंने युद्ध में सेना के फटे हुए कपड़े देख के अपने कपड़े नए नहीं सिलवाए कि हमारा सेना आज फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है, हम देश के प्रधानमंत्री होते हुए कैसे ये कपड़ा नया पहने। तो कहने का अर्थ है इंडिया गठबंधन से डर है। और अगर ये विदेशी नाम है या जो भी नाम है तो इंडिया क्रिकेट खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सब तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। तो क्या वो विदेशी एजेंट है? स्किल इंडिया, ये सब सारी चीज़ों का नाम उन्होंने ही दिया है। अब इंडिया से इसलिए नफरत होने लगी है क्योंकि इंडिया गठबंधन बनते ही सबसे बड़ा काम बनाया तो गठबंधन विरोधियों ने है, लेकिन काम करने पर मजबूर मोदी सरकार हो गई। जैसे ताज़ा तरीन उदाहरण है कि 1200 का सिलेंडर अब 1000 में हो गया केवल गठबंधन बनने से। यानी वाकई में इंडिया पावरफुल गठबंधन है, ये नरेंद्र मोदी जी को भी लगी है और पूरे भाजपा खेमा में ये बात उनको महसूस हो गई है। अब रह गई बात दूसरी, इस चीज़ पर प्रश्न है कि उन्होंने कहा मेक इन इंडिया। तो नरेंद्र मोदी जी वाकई में बोलते तो सच है, लोग समझते नहीं क्योंकि वो एक पॉइंट रखते हैं। अब जैसे मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के तहत क्या हुआ? भारत की 16 से 17 कंपनियां बंद हुई। जैसे मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल बनना था तो अपने भारत की कंपनी माइक्रोमैक्स, मैक्स, लावा, ओनिडा, कार्बन, फिलिप्स, ये जितने भी सारी कंपनियां थी ये बंद हो गई। और आ गया कौन? ओप्पो, वीवो। यानी कि चाइना का कंपनी यहाँ मेक इन इंडिया के तहत काम कर रहा है। यानी कि उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, यानी इंडिया के सारे चीज़ को बर्बाद करो, तभी तो ये सारे कंपनियां बंद हो गई और ओप्पो वीवो चल रहा है। ये चाइना से कट्टर कहते हैं कि मैं दुश्मन हूँ। और भारत में आज के डेट में चाइनीज़ मोबाइल के अलावा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? आईफोन तो आप साधारण इंसान खरीद नहीं सकता, तो फिर आप कहाँ जाओगे? जो भी है विदेशी कंपनी। लेकिन मनमोहन सरकार में 22 ऐसे कंपनियाँ थी छोटी छोटी, चंदन जी, जिसको अवसर मिला स्किल इंडिया के तहत। भारतीय उद्यमी स्वरोजगार योजना, ये सब दिखावा नहीं था, ये ज़मीनी हकीकत था। और इनके आने के बाद क्या हुआ? केवल ओप्पो वीवो है, मोटरोला है, हेलो मोटो है, यानी जो भी है विदेशी कंपनी है, इंडियन खत्म। उन्होंने कहा कि चलो भाई हम स्किल इंडिया करते हैं। तो स्किल इंडिया होने के बाद कितने लोगों को रोजगार उन्होंने दिया? आज तक तो हमें नहीं लगता कि किसी को स्किल इंडिया के तहत रोजगार मिला। हमारे ही समाज में एक ऑफिस खुला था डिजिटल इंडिया, उसमें 70 से 75 लाख पूंजी लगाने के बाद वो आदमी बर्बाद हो गया। बच्चे जब तंग करने लगे कि भाई सर मेरा ट्रेनिंग पूरा हो गया, मुझे आप रोज़गार दीजिए, सरकार के यहाँ दरबार लगाते लगाते वो थक के वो बेचारा अपना सारा सिस्टम छोड़ के भाग गया।
कि एक न सुने और उसका अपना पैसा का 75 लाख पूंजी बर्बाद हो। तो इस तरह से भारत को बर्बाद करने के लिए जितने भी षड्यंत्र हैं वो आरएसएस और बीजेपी करती है और करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस संबंध में विशेष तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बता सकता हूँ, नरेंद्र मोदी सामने से आके भारत की जनता को बताते तो हैं कि ये चीज़ मैं बर्बाद करने जा रहा हूँ, जैसे मेक इन इंडिया में इतने चीज़ों को बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने कहा काला धन वापस आएगा, तो देखा काला धन तो कांग्रेस के रीजन में जमा हुआ है, मेरे रीजन में भागेगा तब तो आएगा। तो 10 आदमी को भगा दिया और कहा मैं चौकीदार। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों को कि मैं चौकीदार हूँ, अब तुम लेके भाग सकते हो। वो उनको कहा था ना कि देश की जनता को, लेकिन कुछ मूर्ख हमारे देश के जनता है जो झंडा ढोने लगे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। काला धन तो भाजपा की सरकार आने के बाद ही विदेशों में और बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है, और बढ़ेगा। अब बताइए, जो पार्टी को दुनिया में 2 सांसद 4 सांसद हुआ करते थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा धन उसके पास है, कहाँ से आए? हमारा देश, अब गौतम अडानी को ही ले लीजिए, उसके मुद्रा पोर्ट पर से 20,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया, तो उसके बारे में कभी कुछ हुआ नहीं हुआ। गृह कांड, बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर, नवरूणा कांड, उसमें सीबीआई कुछ नहीं कर रही, लेकिन 27 साल पुराने मामले में जबरन जो है, कोर्ट के आदेश के बाद कि मैंने इस सज़ा को निरस्त कर दिया है, उसके बाद सीबीआई जाती है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे हालात देश में बन गए हैं कि अब जनता ही कुछ कर सकती है। ये सरकार से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देना और इस देश को धोखा देने के समान है। आपको नहीं लगता है कि सीबीआई अब जो है कोर्ट की अवहेलना कर रही है यहाँ से? मुझे तो लगता है कि सब चीज़ की अवहेलना केवल ये सरकार कर रही है, सरकार करवा रही है, और इसमें सीबीआई तो एक छोटी चीज़ है, छोटी पक्षी है। मेन तो इसमें आरएसएस और बीजेपी का ही भूमिका मुख्य है। अब अमित शाह के बेटा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फिर भी उन्हें बीसीसीआई का चीफ बनाया गया, और जो लगातार चौके छक्के मार रहे हैं उनको टीम से बाहर रखा जा रहा है। तो ये गंदी राजनीति के ओर दिशा भटक गए हैं नरेंद्र मोदी जी और देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब अगर जनता जागरूक नहीं होती है तो इस देश में संग्राम फिर से होगी, फिर से सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद की ज़रूरत इस देश को